नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की, और हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हो जाएं। इसके लिए आपसे लगातार गुजारिश की जा रही है कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। हमें उम्मीद है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। विवादित क्षेत्र में पैंगोंग में चीन ने बनाया हेलीपैड, सरकार खामोश। संयुक्त राष्ट्र ने कहा प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करे भारत। पुलिस हिरासत में बाप बेटे की नृशंस हत्या, देश भर में गुस्सा। ईडी को फिर याद आए अहमद पटेल, पूछताछ के लिए घर पहुंची। प्रसार भारती ने पीटीआई पर देशद्रोही होने का लगाया आरोप। और अब बड़ी खबरों पर नज़र डालने के बाद बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करने का वक्त है। तो आइए लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले लद्दाख सीमा पर चल रही हलचलें बता रही हैं कि चीन पीछे हटने के मूड में नहीं है। उसने लद्दाख के पैंगोंग त्सो इलाके में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और विवादित इलाके फिंगर 4 पर एक हेलीपैड का निर्माण भी कर लिया है। साथ ही यहां उसने अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है। एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में बताया कि ये सही है कि चीन ने पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इसके पहले वो गलवान घाटी पर अपनी स्थिति पहले ही मजबूत कर चुका है। इस सब के बावजूद सरकार की तरफ से इस संबंध में रहस्यमयी चुप्पी बनी हुई है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तीनों ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि सीडीएस बिपिन रावत की आवाज़ सुने देश को कई दिन हो गए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने चीनी मुद्दे पर चुप्पी साधने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सिब्बल ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर चीन की घुसपैठ, आक्रमण और हमारे क्षेत्र पर कब्जे की चीनी कार्रवाई की निंदा नहीं कर रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पीएम सार्वजनिक रूप से चीन की निंदा करें। हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि पीएम के उस बयान का जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी ने हमारे किसी इलाके में घुसपैठ नहीं की, का चीन वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे समय में जब भारत चीन सीमा से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन धीरे धीरे घुसपैठ बढ़ाते जा रहा है उन विवादित इलाकों में, जो कि जहां पर कभी हमारी सेनाएं पेट्रोल करती थी, जहां कहीं हमारे लोग जाकर अपने जानवरों को चराया करते थे, वो सब जगहों पर अब चीनी घुसपैठ बढ़ती जा रही है। हमारी सीमाओं के अंदर तक दाखिल होता जा रहा है। वो विवादित क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, वो उसको दखल कर ले रहा है, अपने हिस्से में मिलाता जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया का न आना क्या बताता है? रक्षा मंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, विदेश मंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री ने तो जैसे चुप रहने की ठान ही ली है। न ही सेना के हवाले से कोई जानकारियाँ आ रही हैं। ये जो भी जानकारियाँ हमको वहाँ से मिल रही हैं वो मीडिया के हवाले से मिल रही हैं, मीडिया की तरफ से मिल रही हैं, और जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जो खबरें मिल रही हैं उनके आधार पर। तो ये साफ लग रहा है कि चीन अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, और उसकी ये रणनीति होती कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, यानी आगे बढ़ते रहो, जब समझौता करने की नौबत आएगी तो थोड़ा सा समझौता कर लेंगे। अगर इस रणनीति पर वो काम कर रहा है तो भारत की रणनीति क्या है, भारत किस रणनीति पर काम कर रहा है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। और विपक्षी दल लगातार वार पर वार कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर, उनकी सरकार पर, कि आखिरकार वो चुप क्यों हैं देश के सामने। आखिरकार वो चीन की निंदा तक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, चीन के इन प्रयासों को गलत क्यों नहीं बता रहे हैं, सार्वजनिक निंदा से क्यों घबरा रहे हैं, क्यों कतरा रहे हैं। तो ये ऐसे सवाल हैं जिसमें लोगों को बहुत सारी आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं। लोगों के मन में असुरक्षा बोध बढ़ रहा है कि आखिरकार सरकार ने कहीं कुछ समझौता तो नहीं कर लिया, कहीं सरकार ने हार मान तो नहीं ली है। तो ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए, ढूंढे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, लेकिन उधर से दूसरी तरफ से केवल चुप्पी ही सुनने में आ रही है। ये
देश के अंदर एक अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति बनना ठीक नहीं है। इस मामले में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरे देश को अपनी रणनीति बताएं, लेकिन कम से कम जो प्रमुख विपक्षी दल हैं उनसे आप इन चीज़ों को साझा करेंगे तो आपसी मतभेद और ये राजनीतिक बयानबाजी पर लगाम लग सकती है। लेकिन सरकार का रवैया आप देख रहे हैं कि छिपाने पर ज़्यादा है, बताने पर कम है। लोगों को साथ लेकर चलने के बजाय एकला चलो की रणनीति उनकी ज़्यादा है। अगली खबर का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से हम अपना निवेदन दोहराएंगे कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ एक लिंक है, उसको क्लिक करके अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। गोदी मीडिया से अगर मुक्ति चाहिए तो स्वतंत्र मीडिया को ज़रा समर्थन देना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा, और वही निवेदन हम आपसे कर रहे हैं। तो आइए अगली खबर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भारत से हिरासत में लिए गए सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को, जिनमें छात्र छात्राएं भी शामिल हैं, रिहा करने के लिए कहा है। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि इन छात्रों और कार्यकर्ताओं को केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने विवादित नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करके अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि गिरफ्तारी से लगता है कि सरकार समाज में ये संदेश देना चाहती है कि सरकार की नीतियों की आलोचना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि CAA का विरोध करने वालों के खिलाफ जांच भेदभाव पूर्ण तरीके से की जा रही है। उनका कहना है कि सरकार उनके खिलाफ इसी तरह की जांच नहीं कर रही है जिन्होंने CAA का समर्थन किया था और हिंसा भड़काई थी। उन्होंने रैली में गोली मारने के नारे लगाए थे। इसलिए उन लोगों को तुरंत रिहा किया जाए जिन्हें केवल CAA के खिलाफ भाषण देने के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था। और भी आरोप लगाए हैं, जैसे आरोप नहीं बल्कि ये टिप्पणी है विशेषज्ञों की कि इन आंदोलनकारियों पर आतंकवाद विरोधी कानून जैसी धाराएं लगाई जा रही हैं, उनको जमानत लेने में अड़चनें पैदा की जा रही हैं। सफूरा जरगर का जिक्र किया है, गर्भवती जो छात्र आंदोलनकारी थीं उनका जिक्र किया है कि उनके साथ किस तरह ज्यादती हुई, उन्हें एकांत कारागार में रखा गया और उनको स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं दी गई। तो बहुत सारी चीज़ें इस टिप्पणी में की गई हैं, इस बयान में की गई हैं। और ये ध्यान रखिए कि ये किसी देश या किसी देश के किसी आयोग से नहीं आई है, ये संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन की तरफ से ये टिप्पणी आई, उसके विशेषज्ञों की तरफ से टिप्पणी आई है। और ये बहुत मायने रखती है, ये बहुत वज़न रखती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा कि अमेरिका के एक आयोग ने कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस कानून का हवाला भी उन्होंने दिया था। अभी OIC ने भी कहा था कि धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर में जो हालात पैदा किए हैं, खाड़ी के देशों ने कहा था कि इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये तमाम तरह से हर तरफ से इस तरह की खबरें आ रही जिसमें ये संदेश है कि भारत सरकार गलत काम कर रही है, दमनकारी उपाय कर रही है और ये अच्छा नहीं है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। उसे पीछे हटना चाहिए और इन तमाम आंदोलनकारियों को रिहा करना चाहिए। और अब आगे बढ़ने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियां ज़रूर दर्ज कराते जा रहे होंगे। जो खबरें आपने सुनी हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, आप वो भी व्यक्त करते जा रहे होंगे और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय भी बता रहे होंगे ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगली खबर लेते हैं। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत में पिता और बेटे की मौत की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस तरह से पिता और बेटे की मौत की वजह से लोगों में भारी गुस्सा है। लोग अपना विरोध दर्ज करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारियाँ आई हैं उनके मुताबिक पिता पुत्र की नृशंसता के साथ पिटाई ही नहीं की गई, बल्कि उनके गुदाद्वार में डंडे डालने जैसी घोर अमानवीय हरकत भी की गई। सरकार ने 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है, जबकि 1 पुलिस अफसर को ट्रांसफ़र किया गया है। इसके अलावा परिवार वालों की सहायता के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा के साथ साथ नौकरी देने का वायदा भी किया गया है, मगर इससे लोगों का गुस्सा
शांत नहीं हो रहा है। डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने कहा है कि पुलिस ने जिस तरह से इन 2 लोगों को यातना दी है, ये पुलिस द्वारा अपने हाथ में कानून लेने का नतीजा है। दरअसल ये पिता और बेटे एक मोबाइल की दुकान चलाते थे। एक दिन पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। बाद में पता चला कि पिता और बेटे ने निर्धारित समय के बाद भी दुकान खुली रखी थी, इसलिए पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। पिता पुत्र को हिरासत में लेने के बाद उनकी बड़ी बुरी तरह से पिटाई की गई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया और वहाँ फिर अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। तो ये पुलिस का एक चरित्र हमारे सामने आता है कि वो किस तरह से आम नागरिकों के साथ व्यवहार करती है। ये पूरा औपनिवेशिक जो हमने पुलिस ढांचा अपने लिए लिया है, पुलिस उसी चरित्र में है। सरकार के ज़ोर पर अधिकारों का दुरुपयोग करती है, सरकारों के इस्तेमाल में आती है, राजनीतिक इस्तेमाल में आती है और करप्शन, इन सब चीज़ों से मिलकर हमारी जो पुलिस का चरित्र और जो चेहरा सामने आता है वो बहुत ही भयानक है, बहुत डरावना है, जो इस तरह की घटनाओं में अक्सर उभर कर सामने आता है। हमारे देश में हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दुनिया में शायद सबसे आगे हैं हम इस बुरे पहलू पर। और पुलिस की जो यातनाएं हैं, वो उसके जुल्मों सितम हैं, ये हम जगह जगह देखते हैं। अभी जब देश भर से हमारे श्रमिक भाई अपने घर जा रहे थे, तब पुलिस ने उनके साथ किस तरह बर्ताव किया था। तो जगह जगह ये पुलिस के अंदर जो अमानवीयता, क्रूरता भर गई है, उसकी अपनी वजह भी हैं। पूरा सिस्टम है, पुलिस रिफॉर्म की बात होती रही है, लेकिन कोई भी सरकार उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा रही है। कितनी रिपोर्टें आई, कितनी बार जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा, लेकिन अभी तक उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया गया। लेकिन ये घटना बहुत भयानक है और इस घटना को एक टेस्ट केस के रूप में लेते हुए राज्य सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि दूसरे पुलिस वालों को सबक मिले, वो इस तरह की हरकतें दोबारा करने की हिम्मत न जुटा पाएँ। लेकिन ये ज़रूर है कि ये पुलिस ने का जो बर्ताव है उसके लिए वहाँ की राज्य सरकार भी कटघरे में है, क्योंकि लगातार इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आती रही। ये पहली घटना नहीं है तमिलनाडु में जब इस तरह से बवाल खड़ा हुआ है और लोगों में रोष पैदा हुआ है। लगातार ऐसी घटनाएं घट रही, इसलिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से संदेशरा बंधुओं संबंधी धन शोधन मामले में पूछताछ की। धन शोधन मतलब काले को सफ़ेद करने के मामले में। ईडी ने पटेल को इस मामले में पूछताछ के लिए 2 बार तलब किया था, लेकिन गुजरात से राज्यसभा के सदस्य पटेल ने वरिष्ठ नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह देने वाले कोविड-19 वैश्विक महामारी के दिशा निर्देशों का हवाला दिया। अहमद पटेल 70 साल के हैं। एजेंसी ने उनके अनुरोध पर सहमति जताई और उन्हें सूचित किया कि वो उनसे पूछताछ के लिए जांच अधिकारी उनके घर भेजेगी। बता दें, ईडी ने दावा किया कि संदेशरा भाइयों ने भारतीय बैंकों को नीरव मोदी से कहीं ज़्यादा चूना लगाया है। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि जांच में स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड (SBL), संदेशरा समूह और उसके प्रमुख प्रमोटरों नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा और दीप्ति संदेशरा ने भारतीय बैंकों में लगभग 14,500 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है और ये तीनों ही नाइजीरिया भाग गए थे। पिछले साल 14,500 करोड़ का ये घोटाला है। जो पीएनबी का घोटाला था वो 13,500 करोड़ का घोटाला था। तो आप देखिए कि इतने बड़े बड़े घोटाले, और ये भी सब गुजराती भाई हैं। अभी तक जितने भी घोटाले निकल रहे हैं, ज़्यादातर में गुजराती भाइयों का योगदान रहा है। और ये भी आप देखिए कि ज़्यादातर लोग भागने में कामयाब हो गए हैं, ये भी भाग गए हैं। और ये कैसे होता रहा, ये 6 साल में किस तरह से ये इन लोगों ने चूना लगाया, किस तरह से बैंकों से सेटिंग की। आंध्रा बैंक का कंसोर्टियम था जिसके ज़रिए इन्होंने 5,000 करोड़ का लोन लिया था और इसमें एक दिल्ली के गौरव धवन हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने भी इनके लिए प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदने की कोशिश की थी। जहाँ तक अहमद पटेल का मामला है तो बड़ा ही, आप सुनेंगे तो हास्यास्पद लगेगा कि कुल 10 लाख रुपए का मामला था, वो भी अभी तय नहीं है। इनके जो संदेशरा बंधु हैं, उनके किसी ड्राइवर ने कहा था कि उन्होंने कभी 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए उनके बेटे या उनके दामाद को दिए थे और उसके बिना पर ये पूरा मामला चल रहा है। तो लेकिन
असल बात कुछ और है। इस तरह के मामले ऐसे समय उठाए जाते हैं जब सरकार संकट में होती है। आप देखिए कि लगातार कांग्रेसी नेताओं को इस तरह से टारगेट किया गया है, जब या तो चुनाव के पहले होता है या कोई सरकार पर संकट आ रहा होता है, तो कांग्रेस को डिफेंसिव करने के लिए, कांग्रेस को परेशान करने के लिए और जनता में ये संदेश देने के लिए कि देखो कांग्रेस क्या कर रही है, तो जो समस्या सामने खड़ी उससे लोग उनका ध्यान हटे और अहमद पटेल पर चला जाए, प्रफुल्ल पटेल पर चला जाए, पी चिदम्बरम पर चला जाए। इस तरह से ये सरकारें खेलती है। ये सरकार ख़ास तौर पर इन सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस तरह से लगातार इस्तेमाल कर रही है। इस पूरी घटना को भी इसी तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि अहमद पटेल तो ख़ास तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आँखों में खटकते हैं, क्योंकि गुजरात में उन्होंने चैलेंज किया था और उन्होंने राज्यसभा सीट अमित शाह की तमाम तिकड़मों के बावजूद जीत ली थी। तो वो खटक भी, वो खटास भी उनके दिमाग में है। तो टारगेट किया जा रहा है। आपको हमको समझना चाहिए कि इनका मकसद क्या है, इनका इरादा क्या है, इनका एजेंडा क्या है। ये सब जो इस तरह की चीज़ें हो रही है, और उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है जो यहाँ घोटाले करके के भाग जाते हैं और अब वापस भी नहीं आते हैं। तमाम कोशिशें, कैसी कोशिशें हो रही हैं ये भी पता नहीं है, सच में हो रही हैं, केवल दिखावा हो रहा है। और आइए अब लेते हैं आज की अंतिम बड़ी खबर। प्रसार भारती ने समाचार एजेंसी पीटीआई पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है। पीटीआई इस देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, बल्कि कहना चाहिए कि एकमात्र एजेंसी है। दूसरी एजेंसियां हैं, छोटी मोटी हैं, यूएनआई है वगैरह वगैरह, लेकिन पीटीआई सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है। उस पर प्रसार भारती ने पीटीआई देशद्रोही होने का आरोप लगाया है। पीटीआई के साथ अपने संबंधों पर उसने पुनर्विचार करने के लिए भी कहा है। कहा जा रहा है कि प्रसार भारती ने पीटीआई पर देशद्रोही रिपोर्टिंग करने के लिए एक पत्र भी भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अब उनके लिए पीटीआई के साथ संबंध रखना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीटीआई ने चीन के राजदूत सन बेइडोंग का एक साक्षात्कार लिया था। ये साक्षात्कार भारत चीन सीमा विवाद को लेकर था, जिसमें चीनी राजदूत ने इस सारे विवाद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। 15 जून को लद्दाख में हुई हिंसक झड़प के लिए भी भारतीय सेना को ही जिम्मेदार बताया। इसी को लेकर प्रसार भारती नाराज़ है और न्यूज़ एजेंसी को दी जाने वाली वित्तीय मदद को रोकने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। बता दें कि पीटीआई के सबसे बड़े सब्सक्राइबर में से प्रसार भारती भी है। साल में करोड़ों रुपए प्रसार भारती सदस्यता शुल्क के रूप में पीटीआई को देता है। प्रसार भारती ने पीटीआई पर सदस्यता शुल्क में काफ़ी कठोर होने का आरोप भी लगाया है। तो ये देखिए कि प्रसार भारती एक सरकारी संस्था है और उसका काम है खबरें दिखाना, खबरें लेना, और अपनी मर्जी से वो चुनाव कर सकती है किन खबरों को दिखाना है, किन को नहीं दिखाना है। लेकिन एक सबसे बड़ी एजेंसी पर सीधे देशद्रोही का आरोप लगाना, क्योंकि उसने एक चीनी राजदूत का इंटरव्यू किया था। अब जो भी मीडिया संस्थान हैं वो सब लोगों के इंटरव्यू करते हैं, विपक्ष के भी करते हैं, सत्ता पक्ष के भी करते हैं, दूसरे देशों के भी करते हैं, दुश्मन देशों के भी इंटरव्यू करते हैं, तमाम तरह के इंटरव्यू करते हैं, ताकि मीडिया का काम होता है कि सारे पक्षों को आपके सामने रखना। उस इंटरव्यू से कैसे वो देशद्रोही हो जाएगा ये समझ में से परे बात है। साफ है कि प्रसार भारती की कमान ऐसे लोगों के पास है जो बहुत ही निरंकुश स्वभाव वाले लोग हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते हैं, जो ऑटोनॉमी में विश्वास नहीं रखते हैं। और प्रसार भारती को तो खैर वो सरकार का एक उपकरण बना ही चुके हैं। वो चाहते हैं कि जितने भी मीडिया संस्थान हैं, चाहे वो पीटीआई ही क्यों ना हो, हालांकि पीटीआई भी बहुत सरकार विरोधी एजेंसी नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत इसमें स्वतंत्रता दिखती है उसको भी ख़त्म करने की इच्छा प्रसार भारती में दिखती है, क्योंकि प्रसार भारती बहुत पैसा देती है। तो उसको लगता है कि पैसा देने के जो चाबी उसके पास है, उसके बल पर वो पीटीआई के गर्दन मरोड़ देगी और उसे अपने पैरों पे झुका लेगी। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। कहना चाहिए कि प्रसार भारती का जो नेतृत्व है उसका दिवालियापन है, मानसिक दिवालियापन है, उसमें समझदारी नहीं है, विवेकहीनता है। इस वजह से इस तरह की चीज़ें करना, ये पूरे अपने आप में ये पूरी हरकत ही बहुत ही आपत्तिजनक है। एक लोकतांत्रिक देश में आपको अगर कोई आपत्ति थी भी तो एक आपत्ति का आप पत्र भेज सकते थे, लेकिन उसे दोषद्रोही करार देना, प्रचारित करना कि पीटीआई देशद्रोही है और उससे संबंध विच्छेद की बात करना, उसके फंड को रोक देने की धमकियां देना, ये एक सरकारी संस्थान का
चरित्र हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से जो प्रसार भारती का बोर्ड है और जो सीईओ हैं, उन्होंने प्रसार भारती का जो चार्टर है, घोषणा पत्र है, उसको भी ठीक से पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा होगा तो समझा नहीं होगा, समझा होगा तो उसे दरकिनार कर दिया होगा, क्योंकि उन्हें सरकार की चापलूसी करनी है, एक विचारधारा विशेष को आगे बढ़ाना है, एक ख़ास तरह की राजनीति को आगे बढ़ाना है, और इस वजह से इस तरह की भाषा में इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जब पूरा मीडिया ही डूबा हुआ है। प्रसार भारती तो कहना चाहिए कि लेटायमान है सरकार के सामने, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दुखदाई। और अब खबर के अंत में आज कोरोना के मामले में जो भी ताज़ा तरीन जानकारी वो आपको देते चलें। पिछले 24 घंटे में 18,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। ये भी अभी तक की एक दिन में रजिस्टर किए गए सबसे अधिक संख्या है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 5 लाख से पार कर गई है, जबकि कुल मौतों की संख्या 15,685 है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी सोमवार की बड़ी खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।